चैप्टर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के कारण सोशल और कल्चरल अपहीवल यानी कि बदलाव आया। इंडियंस को वेस्टर्न कल्चर का एक्सपोजर हो रहा था और वुमेन्स पोजीशन यानी कि महिलाओं की स्थिति भी बहुत ही नीचे थी। कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव भी बढ़ रहे थे और एक इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास भी उठी। इस सबके कारण इंडियन रेनेसेंस की शुरुआत हुई, जिसमें कई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आए। चलिए समझते हैं। सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं। सर्विस क्लास और इंग्लिश एजुकेटेड बंगाली यूथ इस मूवमेंट का मेन लोग थे। ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू नए आइडियाज को समझ रहे थे और सोशल इक्वलिटी के लिए काम कर रहे थे। आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं। ये मूवमेंट रैशनलिज्म पर आधारित था, जैसे राम मोहन रॉय और अक्षय कुमार दत्ता के आइडियाज। इन्होंने रीजन को एक्सेप्ट किया और रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म और ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया। टू स्ट्रीम्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ने रीजन और रैशनलिज्म का यूज किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक रिवाजों और धार्मिक परंपराओं को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का फैसला किया। ये मूवमेंट प्रोग्रेसिव थे, जैसे ब्रह्म समाज, राम मोहन रॉय का मूवमेंट, जिसमें उन्होंने आइडल वर्शिप और सती जैसे प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाई। प्रार्थना समाज, इसका उद्देश्य भी सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस टॉलरेंस था। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक अप्रोच को प्रमोट किया। अब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ने ट्रेडिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और रीजन से काम किया। इनका फोकस था ट्रेडिशनल वैल्यू को रिवाइव करना। एग्जाम्पल, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूवमेंट, जो वैदिक ट्रेडिशंस को रिवाइव करना चाहते थे और आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करता था। वहाबी मूवमेंट, इस्लामिक रिवाइवलिज्म, जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को प्रमोट करता था। दियोबंद मूवमेंट, इसका फोकस था इस्लामिक एजुकेशन और शरिया लॉ को रिस्टोर करना। अब बात करते हैं कनेक्शन बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक थे, क्योंकि बहुत सारी सोशल इविल जैसे अनटचेबिलिटी और जेंडर इनइक्वलिटी को रिलीजन के नाम पर जस्टिफाई किया जाता था। जैसे अनटचेबिलिटी को हिंदू रिलीजन के कुछ प्रैक्टिसेस के थ्रू जस्टिफाई किया जाता था और जेंडर इनइक्वलिटी को भी रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू समझाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने रिलीजन से अलग होकर एक सेकुलर अप्रोच एडॉप्ट किया। अब बात करते हैं इंप्रूविंग द पोजीशन ऑफ वुमेन्स को देखते हैं। 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म आए। ये रिफॉर्म ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और इंडियन इंटेलेक्चुअल एवेकनिंग के कारण आए, जिसमें कई रिफॉर्मर्स ने महिलाओं के हक में काफी काम किया। आइए इन रिफॉर्म्स को समझते हैं। फर्स्ट, एबोलिशन ऑफ सती। सती एक पुरानी परंपरा थी, जिसमें विडो को अपने पति के साथ जीवित जलाना पड़ता था। ये प्रैक्टिस बहुत ही बारबेरिक थी और इनसे महिलाओं की स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया था। राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए काफी एफर्ट किया। उन्होंने कहा कि सती हर शास्त्र के मुताबिक मर्डर है। विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 के तहत सती को इलीगल कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोशल रिफॉर्म्स को अपनाया। अकबर ने भी 1582 में सती को रोकने का हुक्म दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सती को जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। अब प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड भी एक बड़े सामाजिक समस्या थी, जिसमें लोग लड़कियों को मार देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों का जीवन बेकार है।
बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804 ने इन्फेंटिसाइड को इलीगल कर दिया और इसे मर्डर के रूप में ट्रीट किया। 1870 में एक लॉ पास किया गया जिसमें हर बच्चे का ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाना जरूरी किया गया और फीमेल चिल्ड्रन के बर्थ के बाद कुछ साल तक उनकी वेरिफिकेशन भी की जाती थी। अब विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज भी एक मेजर इशू था। उस समय विडोज को समाज में बहुत नीचा समझा जाता था और उन्हें रीमैरिज का हक नहीं दिया जाता था। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे, उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काफी एफर्ट किए। उन्होंने एफर्ट से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास हुआ। उनके एफर्ट से जो विडो के लिए रीमैरिज का रास्ता खुलने वाला था। डीके कार्वे ने भी इस इशू पर काफी काम किया और खुद एक विडो को शादी की। उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई और विडो के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी शुरू किया। जगन्नाथ शंकर सेठ, भाऊ दजी और विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में गर्ल्स स्कूल को प्रमोट किया। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बनाई। करसोनदास मुलजी ने सत्य प्रकाश नाम से एक गुजराती जर्नल शुरू किया जिसमें उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। वीरासलिंगम पंटुलू ने भी इस मुद्दे पर काफी काम किया और विडो रीमैरिज को समाज में एक्सेप्ट करने की कोशिश की। अब अदर रिफॉर्म्स को देखते हैं। बीएम मालाबारी, नर्मद दावा, जस्टिस गोविंद महादेव रनाडेक, के नतरंजन, ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने भी विडो के लिए रीमैरिज का हक एडवोकेट किया। ज्योतिबा फुले ने वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया और अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। चाइल्ड मैरिज एक पुरानी और सामाजिक रूप से गलत प्रथा थी जो इंडिया में काफी समय से चलती आ रही। इस प्रथा के कारण लड़कियों को उनकी भलाई और एजुकेशन के मौके नहीं मिलते थे और उनका जीवन छोटे उम्र में ही बंद हो जाता था। इस प्रथा को रोकने के लिए कई लीगल रिफॉर्म्स आए जो ब्रिटिश रूल के दौरान और बाद में किए गए। चलिए समझते हैं। द नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट 1872। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 एक पहला कदम था जो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए लाया गया। ये एक्ट सिविल मैरिज को प्रमोट करता था लेकिन इसका लिमिटेड इम्पैक्ट था क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम और दूसरे रिलीजन पर लागू नहीं होता था। इस एक्ट का पर्पस था कि लीगल रिकॉग्निशन देना उन मैरिज को जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कस्टम के अलावा थी, लेकिन ये एक्ट चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से नहीं रोक पाया। अब बीएम मालाबारी एंड द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। बीएम मालाबारी एक इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काफी काम किया। उन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को पास करवाने में मदद की जिसमें लड़कियों की शादी के लिए मिनिमम एज को 12 साल किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने चाइल्ड मैरिज को रोकने में एक बड़ा कदम उठाया लेकिन ये भी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं था क्योंकि लड़कियों की एजुकेशन और एम्पावरमेंट अभी भी बहुत पीछे थी। अब रुखमाबाई केस। रुखमाबाई एक लैंडमार्क फिगर थी जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ने वाली पहली वुमेन रिफॉर्मर थी। उनका शादी के समय 11 साल की उम्र थी। रुखमाबाई का शादी दादाजी भिखाजी से हुआ था लेकिन उन्होंने अपने मैरिज को कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने अपनी मैरिटल राइट्स को लेकर रिस्ट्रेन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल किया। 1887 में उनका अपील फेल हो गया और उन्हें इम्प्रिजमेंट भी हो गई, लेकिन
उन्हें क्वीन विक्टोरिया के इंटरवेंशन के बाद बचा लिया गया। बेहरामजी मालाबारी और रामाबाई रनाडे जैसे रिफॉर्मर ने रुक्माबाई डिफेंस कमेटी बनाई और उनकी केस को पब्लिक अटेंशन दिलाई। उनकी केस से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को पास करने में मदद मिली। अब द सरदा एक्ट, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। सरदा एक्ट 1929 या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया। इस एक्ट में मिनिमम मैरिज एज को गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज के लिए 18 तक बढ़ा दिया गया। ये एक्ट 1930 में फोर्स में आया और इसका मकसद था कि अर्ली मैरिजेज को रोककर वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स को देखते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट में भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ रिफॉर्म्स होते रहे। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने गर्ल्स के लिए मैरिज एज को 18 और बॉयज के लिए 21 कर दिया गया। ये 1978 का अमेंडमेंट एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जिसमें जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखा गया और लड़कियों को लीगल प्रोटेक्शन दी गई थी। अब बात करते हैं एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। वुमेन्स एजुकेशन का टॉपिक एक ऐसा है जो 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक काफी इंपॉर्टेंट रहा। इंडिया में पुरानी सामाजिक धारणाएं और पेट्रियार्कल सोसाइटी ने लड़कियों को एजुकेशन से दूर रखा, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया। आज हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों और इंस्टीट्यूशन ने लड़कियों के लिए एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया। आइए समझते हैं। अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन्स एजुकेशन। कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो वुमेन्स एजुकेशन के लिए बनाया गया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1819 में एस्टेब्लिश किया। ये सोसाइटी गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने का पहला कदम था। अब प्रोमोटर्स इन महाराष्ट्र। जगन्नाथ शंकर सेठ नाना और बाऊ दाजी लाद। महाराष्ट्र में भी कई लोगों ने वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया। जगन्नाथ शंकर सेठ नाना और बाऊ दाजी ने गर्ल्स स्कूल खोलने में मदद की। जगन्नाथ शंकर सेठ ने स्कूल सोसाइटी और नेटिव स्कूल ऑफ बम्बई बनाई। उन्होंने गिरगांव में इंग्लिश मराठी स्कूल स्टार्ट किया। बौदाजी लाद को स्टूडेंट लिटरेसी और साइंटिफिक सोसाइटी का पहला इंडियन प्रेसिडेंट बनाया गया। ये दोनों महाराष्ट्र में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब ज्योति राव फुले और सावित्रीबाई फुले। ज्योति राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने वुमेन एजुकेशन के लिए काफी बड़ा काम किए। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में पहला स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन किया, जिसका नाम था विधेयवाड़ा स्कूल। उन्होंने अपनी फ्रेंड फतिमा शेख और सगुनाबाई के साथ मिलकर गर्ल्स को पढ़ाया। सावित्रीबाई फुले ने नाइट स्कूल भी खोल रखी थी ताकि वर्किंग वुमेन को एजुकेशन मिल सके। अब एजुकेशन फॉर पारसी गर्ल्स। अलेक्जेंडर सोसाइटी 1863। पारसीज के लिए भी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए अलेक्जेंडर सोसाइटी बनाई गई थी, जो पारसी गर्ल्स को एजुकेशन देती थी। कॉर्नेलियस सौरभ जी ने बम्बई यूनिवर्सिटी से 1887 में पहली वुमेन ग्रेजुएट बनने का रिकॉर्ड बनाया। वो वुमेन्स एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी काम किए। अब बेथुन स्कूल 1849। बेथुन स्कूल को जेईडी बेथुन ने 1849 में स्टेब्लिश किया था। ये स्कूल वुमेन्स एजुकेशन के मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जो 1840s to 1850s में चला था। अब चार्ल्स हुड डेस्पेच 1854।
चार्ल्स वुड डेस्पेच 1854, जो लॉर्ड डलहौजी के सपोर्ट से आया, में कहा गया कि फीमेल्स की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए। ये डेस्पेच ने वुमेन्स एजुकेशन को फॉर्मल पॉलिसी बनाया और इससे गर्ल्स स्कूल को इनकरेज किया गया। वुमेन्स मेडिकल सर्विस 1914। वुमेन्स मेडिकल सर्विस काफी सिग्निफिकेंट थी जो 1914 में स्टार्ट हुई। इस सर्विस का मेन एम था नर्स और मिडवाइफ्स को ट्रेन करना, जो हेल्थ केयर सेक्टर में वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का काम करता था। अब इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी 1916। प्रोफेसर डी के कार्वे ने इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की थी 1916 में, जो वुमेन्स एजुकेशन के लिए एक लैंडमार्क इंस्टीट्यूशन बना। ये यूनिवर्सिटी वुमेन्स को हायर एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म देती थी। लेडी हार्डिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी 1960 में दिल्ली में ओपन किया गया था, जो वुमेन्स के लिए एक इम्पोर्टेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन बना। अब बात करते हैं वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। 19th और 20th सेंचुरी में वुमेन्स राइट्स के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन बनी जो वुमेन्स के इश्यूज को रेज कर रही थी। ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिफॉर्म्स और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही थी। आज हम देखते हैं कि कैसे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी में अपना रोल प्ले किया। फर्स्ट, आर्य महिला समाज, पंडिता रामाबाई सरस्वती। पंडिता रामाबाई सरस्वती एक फेमस सोशल रिफॉर्मर थी जिन्हें वुमेन्स राइट्स के लिए काफी काम किया। उन्होंने आर्य महिला समाज बनाया जो वुमेन्स एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए काफी एक्टिव थे। आर्य महिला समाज का मेन गोल था इंडियन वुमेन्स को एजुकेशन देना और उनके लिए मेडिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना। उनकी एफर्ट्स के वजह से लेडी डफरिन कॉलेज और मेडिकल एजुकेशन का प्रारंभ हुआ। अब लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस रमाबाई रनाडे। रमाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या भारत महिला परिषद को 1904 में बंबई में स्टेब्लिश किया। ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का एक ब्रांच था। इसका मेन पर्पस था वुमेन्स राइट्स को प्रमोट करना और सोशल रिफॉर्म्स लाना, जैसे कि वुमेन्स एजुकेशन और मैरिज रिफॉर्म्स। अब भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की 1910 में इलाहाबाद में शुरुआत की। ये फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थी जो वुमेन्स ने इनिशिएट की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस था वुमेन्स एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म्स। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंडियन वुमेन के राइट्स को प्रमोट करने में। अब नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स इन इंडिया 1925। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया को 1925 में स्टेब्लिश किया गया था। इसमें मेहरबाई टाटा, कॉर्नेलिया सोराबजी, ताराबाई प्रेमचंद, सफी त्याबजी और महारानी सुचारू देवी जैसे प्रोमिनेंट वुमेन का कंट्रीब्यूशन था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था वुमेन्स राइट्स को प्रमोट करना और जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करना। अब ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस को मार्गरेट कॉजिन ने 1927 में स्टेब्लिश किया था। पहला कॉन्फ्रेंस फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुआ था। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का गोल था कि एक ऐसा सोसाइटी बनवाना जहां सोशल जस्टिस, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज सबको मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या जेंडर के हो। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ संगाली, सरोजनी नायडू, कमला देवी चित्तोपाध्याय और लेडी दोरब टाटा जैसे लीडर शामिल थे। अब की लेजिस्लेशन फॉर वुमेन राइट्स को देखते हैं। हिंदू वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। इस एक्ट ने हिंदू वुमेन को अपनी प्रॉपर्टी का हक दिया। फैक्ट्री एक्ट 1947। ये एक्ट वुमेन वर्कर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि
इसमें उनके लिए वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव की गई थी। हिंदू मैरिज और डाइवर्स एक्ट 1954। इस एक्ट ने हिंदू वुमेन को मैरिज और डाइवर्स के केस में राइट्स दिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये एक्ट इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज को लीगल बनाता है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट ने हिंदू वुमेन को गार्जियनशिप और एडॉप्शन के लिए राइट्स दिए। सप्रेशन ऑफ इमोरटल ट्रैफिक इन वुमेन एक्ट 1958। ये एक्ट वुमेन को ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए बनाया गया। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। इस एक्ट ने वर्किंग वुमेन को मैटरनिटी लीव और बेनिफिट्स दिए। डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। इस एक्ट ने डॉरी सिस्टम को इलीगल कर दिया और वुमेन को इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1956। ये एक्ट वुमेन के इक्वल पे वुमेन को इक्वल पे देने के लिए था जो उनके मेल काउंटर पार्ट के बराबर हो। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय और हिज रिफॉर्म्स टू काउंटर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। राजा राम मोहन रॉय को हम इंडियन रेनेसेंस के फादर कहते हैं क्योंकि उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स और कल्चरल एवेकनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया और हिंदू सोसाइटी में कई बदलाव लाए। आइए की रिफॉर्म्स बाय दी राजा राम मोहन रॉय को देखते हैं। मोनोथिज्म एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट यानी एक ही इटरनल बीइंग का पूजा प्रमोट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने अपनी राइटिंग और मूवमेंट्स में बहुत काम किए। उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1909 और परसेप्ट्स ऑफ जेसस 1820 जैसे वर्क लिखे जिसमें उन्होंने हिंदू और क्रिश्चियनिटी के बीच कॉमन मॉरल्स और फिलोसफिकल वैल्यूज को दिखाया। ब्रह्म समाज का फाउंडेशन 1828 में उन्होंने किया जो एक मोनोथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका मेन पर्पस था आइडोलेट्री और पॉलीथिज्म को रिजेक्ट करना और उपनिषद और वेदास की टीचिंग को फॉलो करना। यह समाज कास्ट सिस्टम को भी स्ट्रांगली अपोज करता था। एंटी सती मूवमेंट। सती या सुती को राजा राम मोहन रॉय ने 1818 में अपोज करना शुरू किया। उन्होंने इस ट्रेडिशन को बारबेरिक और अनइथिकल माना। उनकी एफर्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1829 में सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और ये एक मेजर सोशल रिफॉर्म था जो वुमेन्स राइट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। वुमेन्स राइट्स। पॉलीगेमी यानी कि एक पति के लिए कई पत्नियां। पॉलीगेमी को भी राजा राम मोहन रॉय ने अपोज किया और वुमेन्स के इनहेरिटेंस राइट्स को सपोर्ट किया। उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी काफी काम किए जो उनके प्रोग्रेसिव आइडियाज का हिस्सा था। एजुकेशन रिफॉर्म्स। दबीद हारे के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू कॉलेज 1817 का एस्टेब्लिश किया जिसमें इंडियंस और वेस्टर्न साइंस की टीचिंग दी गई थी। वेदांता कॉलेज 1825 को भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया जहां पर इंडियंस और वेस्टर्न सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। यह उनका एजुकेशन रिफॉर्म था जिसमें मॉडर्न एजुकेशन को इंडियन कल्चर के साथ इंटीग्रेट किया गया। राजा राम मोहन रॉय पॉलिटिकल व्यूज को देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को एबोलिश करने की भी मांग की थी ताकि इंडियन इकोनॉमी को फ्री मार्केट सिस्टम मिल सके। उन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विस की भी बात की थी जिसमें इंडियंस को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती। जुडिशियल इक्वलिटी के लिए भी उन्होंने डिमांड की थी जिसमें इंडियंस और यूरोपियंस के लिए इक्वल ट्रायल्स हो और जूरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब की एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय को देखते हैं। डेविड हारे। उन्होंने हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश करने में मदद की थी और एजुकेशन रिफॉर्म में उनका सपोर्ट किया था। अलेक्जेंडर डफ।
उन्होंने भी एजुकेशन रिफॉर्म्स में काफी काम किया और उनका फोकस था वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना। देवेंद्रनाथ टैगोर और पीके टैगोर, ये दोनों प्रोमिनेंट फिगर थे जो ब्रह्मो समाज के मेंबर थे और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया। चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रबोर्टी, ये भी राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स थे जो उनके रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं लेटर ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की कहानी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इंडियन सोसाइटी रिफॉर्म मूवमेंट का है। राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्मो समाज में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस और रिफॉर्म्स आए जो हिंदू सोसाइटी को और भी प्रोग्रेसिव बनाने के लिए किए गए। इस टाइम के कुछ की फिगर्स और उनके रिफॉर्म्स को समझते हैं। फर्स्ट, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया और उसके बाद ब्रह्मो समाज को रिफॉर्मिस्ट और रेशनल आउटलुक देने में काफी काम किया। उन्होंने तटवा बुधनी सभा को लीड किया जो 1839 में एस्टेब्लिश हुई थी। तटवा बुधनी पत्रिका एक बंगाली जर्नल था जिसमें इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को रेशनल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझा गया। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। टाइगर ने हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की और क्रिश्चियन मिशनरीज की क्रिटिसिज्म को चैलेंज किया जो हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते थे। एडी ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन के साथ स्प्लिट के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाने लगा। आदि का मतलब होता है ओरिजिनल, जो उनके समाज के ट्रेडिशन वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता था। अब केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक और प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने ब्रह्मो समाज को एक्सपेंड किया और उनको ऑल इंडिया मूवमेंट बनाया। उन्होंने 1858 में आचार्य बनने के बाद ब्रह्मो समाज को बंगाल के बाहर भी स्प्रेड किया, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस, बंबई और पंजाब में। रेडिकल व्यूज ऑन कास्ट सिस्टम। केशव ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ रेडिकल व्यूज रखे। उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट किया और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया। स्प्लिट फ्रॉम देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन को 1865 में आचार्य के पोजीशन से एक्सपेल किया गया। ये स्प्लिट उनके और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच था जो ब्रह्मो समाज के विजन को लेकर अलग थे। द न्यू डिस्पेंसेशन। केशव चंद्र सेन ने एक न्यू टेम्पल बनाया जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन के नाम से जाना गया। ये उनका सिंबल था उनके नए रिफॉर्म्स और आइडियाज का। अब केशव चंद्र सेन लेटर लाइफ एंड कंट्रोवर्सी को देखते हैं। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870। केशव ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई जिसका पर्पस इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना और मॉडर्नाइज करना था। ये एसोसिएशन सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करता था। मैरिज कंट्रोवर्सी 1878। केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 ईयर ओल्ड डॉटर की शादी कुछ बिहार के हिंदू महाराजा से की थी जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल के साथ हुई थी। इस इंसिडेंट ने ब्रह्मो समाज के अंदर स्प्लिट क्रिएट किया क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट आइडियल के अगेंस्ट था। अब साधारण ब्रह्मो समाज। अपोजिशन टू केशव चंद्र सेन। केशव के ऑर्थोडॉक्स व्यू के बाद कुछ लोग उनसे डिसएग्री करते हुए साधारण ब्रह्मो समाज बना रहे थे। आनंदा मोहन जोश, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता ने साधारण ब्रह्मो समाज को फॉर्म किया। ये ग्रुप केशव के रेडिकल रिफॉर्म को अपोज करता और ट्रेडिशनल ब्रह्मो आइडियाज को फॉलो करता था। ब्रह्मो समाज इन पंजाब को देखते हैं। दयाल सिंह ट्रस्ट। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्मो समाज के आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में 1910 में स्टेब्लिश किया। ये कॉलेज ब्रह्मो आइडियाज को प्रमोट करता था और स्टूडेंट को प्रोग्रेसिव एजुकेशन देता था। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज
1867। प्रार्थना समाज एक और इम्पोर्टेंट रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए काफी एक्टिव थी। इसका फाउंडेशन केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पंडुरन के साथ मिलके 1867 में किया था। प्रार्थना समाज का मेन फोकस सोशल रिफॉर्म्स पर था, न कि रिलीजियस डॉक्ट्राइन पर। यह समाज भक्ति कल्ट से इन्फ्लुएंस था जो महाराष्ट्र में पॉपुलर थे। अब की पॉइंट्स ऑफ प्रार्थना समाज को देखते हैं। सोशल एजेंडा। प्रार्थना समाज का 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था जो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म्स करने के लिए सेट किया गया था। फर्स्ट, कास्ट सिस्टम का विरोध। यह समाज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था और कास्ट बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता था। वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया क्योंकि उस वक्त वुमेन्स की एजुकेशन को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी। विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया गया जो कि उनके लिए एक मेजर रिफॉर्म था क्योंकि उस वक्त विडोज को सोशल सिग्मा फेस करना पड़ता था। राइजिंग द एज ऑफ मैरिज। समाज ने दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए मैरिज एज को बढ़ाने की बात की जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए था। अब भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज को भक्ति मूवमेंट से भी इंस्पिरेशन मिली थी जो महाराष्ट्र में पॉपुलर था। भक्ति कल्ट में डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और प्रार्थना समाज ने इसे अपने रिफॉर्म्स में इंक्लूड किया। महादेव गोविंद रनाडे। 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज ज्वाइन किया और उसके बाद समाज का काफी एक्सपेंशन हुआ। उन्होंने समाज में सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट किया और वुमेन्स राइट्स को सपोर्ट किया। रनाडे के अलावा आरजी बंदरकर और एनजी चंदावरकर भी इंपॉर्टेंट लीडर थे। विडो रीमैरिज मूवमेंट। धोंदो केशव कार्वे और विष्णु शास्त्री ने महादेव रनाडे के साथ मिलकर विडो रीमैरिज मूवमेंट को लीड किया। इस मूवमेंट का मेन गोल था कि विडो को रीमैरिज का राइट्स दिया जाए जो उनके एक मेजर सोशल रिफॉर्म्स थे। अब बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट, लेट 1820s, अर्ली 1830। यंग बंगाल मूवमेंट एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो बंगाल के यूथ के बीच में 1820 के लेट में स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट का लीडर था हेनरी विवियन डेरोजियो जो हिंदू कॉलेज में टीचर थे। डेरोजियो इन्फ्लुएंस। डेरोजियो को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम से काफी इंस्पिरेशन मिली थी। उन्होंने इन आइडियाज को इंडियन सोसाइटी में अप्लाई करने की कोशिश की थी। रेडिकल डिमांड। डेरोजियन ने कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स रखी थी जैसे इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन हायर सर्विस। इंडियन लोगों को हायर गवर्नमेंट सर्विस में रिप्रेजेंटेशन करने की डिमांड थी। प्रोटेक्शन ऑफ रायोट्स यानी कि पीजेंट्स के राइट्स की प्रोटेक्शन और उनको फेयर ट्रीटमेंट देने की बात की गई थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस की फ्रीडम को भी प्रमोट करना जिससे लोग अपने व्यूज ओपनली एक्सप्रेस कर सके। ट्रायल बाय जूरी। ट्रायल बाय जूरी का डिमांड भी किया गया था जिससे लोगों को फेयर ट्रायल मिल सके। लैक ऑफ मास सपोर्ट। डेरोजियंस की रेडिकलिज्म बुकिश थी और उनका रियल कनेक्शन विद दी मासेस नहीं था, इसलिए उनकी रिफॉर्म ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाई। लीगेसी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियन को द पॉइनर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन बंगाल कहा। यह मूवमेंट मॉडर्न एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स के लिए एक फाउंडेशन बना। अब बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक और ग्रेट रिफॉर्मर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स किए। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में काम किया और कॉलेज को नॉन ब्राह्मण के लिए ओपन किया ताकि प्रिस्टली मोनोपोली ओवर नॉलेज को तोड़ा जा सके। विडो रीमैरिज मूवमेंट। विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को लीगलाइज करने के लिए काफी एफर्ट किए। उन्होंने चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के खिलाफ भी
आवाज उठाई और वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया। बंगाली प्राइमर एंड प्रोस स्टाइल। विद्यासागर ने बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक न्यू बंगाली प्राइमर बनाया और एक प्रोस स्टाइल को डेवलप किया जो कि मॉडर्न बंगाली लिटरेचर का फाउंडेशन बना। बेथ्यून स्कूल। बेथ्यून स्कूल जो पहले हिंदू फीमेल स्कूल थी को विद्यासागर ने सेक्रेटरी के रूप में लीड किया। ये स्कूल वुमेन्स एजुकेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गया था। अब बात करते हैं बाल शास्त्री जम्बेडकर 1832 टू 1840। बाल शास्त्री जम्बेडकर एक इम्पोर्टेंट फिगर थे जो मराठी जर्नलिस्ट के फाउंडेशन स्टोन थे। उन्होंने अपने टाइम में ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया और हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की। उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए न्यूज़पेपर का यूज किया। फर्स्ट, दर्पण 1832। जम्बेडकर ने 1832 में दर्पण नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका मेन पर्पस था सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना। इसमें उन्होंने विडो रीमैरिज, साइंटिफिक अप्रोच और सोशल जस्टिस के आइडियाज को हाईलाइट किया। दिग्दर्शन 1840। 1840 में उन्होंने दिग्दर्शन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जो और भी ज्यादा रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को प्रमोट करता था। मराठी जर्नलिज्म। जम्बेडकर को फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मराठी में जर्नलिज्म को एक नई डायरेक्शन दी थी। सोशल रिफॉर्म्स। जम्बेडकर ने साइंटिफिक थिंकिंग और सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट किया और ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया। उन्होंने बम्बई नेटिव जनरल लाइब्रेरी और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी भी स्टेब्लिश की थी जिसका एम था लिटरेसी और साइंटिफिक एजुकेशन का प्रमोशन। इफिंस्टन कॉलेज। उन्होंने हिंदी के पहले प्रोफेसर के रूप में इल्फिंस्टन कॉलेज में भी काम किया था और कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर भी रहे। अब बात करते हैं परमहंस मंडली 1849। परमहंस मंडली एक और इम्पोर्टेंट रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1849 में दादोबा पंडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने महाराष्ट्र में बनाई थी। ये मंडली हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए काफी एक्टिव थे। आइए देखते हैं आइडियोलॉजी। इस मंडली की आइडियोलॉजी मानव धर्म सभा से क्लोजली लिंक थी। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो हिंदू रिलीजन और सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहती थी। आइए इसके की प्रिंसिपल्स को देखते हैं। वन गॉड वर्शिप। मंडली ने एक ही गॉड की पूजा को प्रमोट किया जो पॉलीथिज्म के अगेंस्ट था। मोरल कंडक्ट। यह मंडली मोरल कंडक्ट और रेशनल थिंकिंग को प्रमोट करती थी। कास्ट सिस्टम। मंडली ने कास्ट सिस्टम को तोड़ने की बात की थी और विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया। ब्रांचेज को देखते हैं। इस मंडली के ब्रांचेज महाराष्ट्र के कई शहरों जैसे पुणे, सतारा में भी थी। अब बात करते हैं ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई फुले। ज्योतिराव फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने सोशल रिफॉर्म्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम किए। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए काफी रिफॉर्म्स किए और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। ज्योतिराव फुले को देखते हैं। सत्यशोधक समाज 1873। ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज यानी कि ट्रू सीकर सोसाइटी की फाउंडेशन रखी। इसका मेन गोल था सोशल सर्विस और एजुकेशन को बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन्स तक पहुंचाना। दलित राइट्स। ज्योतिराव फुले ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया जो उन्होंने ओप्रेस कम्युनिटीज के लिए बनाया। उन्होंने एक एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी की बात की और ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। सत्यशोधक मैरिज। उन्होंने सत्यशोधक मैरिज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो ब्राह्मणिकल रिचुअल के अगेंस्ट था और इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करता था। उनके काफी इंपॉर्टेंट वर्क थे जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। इन वर्क्स ने कॉमन मासेस को इंस्पायर किया और उन्हें सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए जागृत किया। महात्मा टाइटल 1888 में
विठलराव कृष्णाजी वेंडेकर ने उन्हें महात्मा का टाइटल दिया, जो उनकी सोशल रिफॉर्म्स के लिए रिकॉग्निशन थी। अब बात करते हैं सावित्रीबाई फुले, वुमेन राइट्स। सावित्रीबाई फुले ने वुमेन राइट्स को प्रमोट करते हुए महिला सेवा मंडल का एस्टेब्लिशमेंट किया। इस मंडल ने विडो रीमैरिज और वुमेन्स एजुकेशन के लिए अवेयरनेस स्प्रेड की। विडोज बार्बर स्ट्राइक, उन्होंने एक सक्सेसफुल बार्बर्स स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी, जो विडो के हेड सेविंग के इनह्यूमन प्रैक्टिस के अगेंस्ट थे। इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन, ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाई थी, जो इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए थी। पोइट्री, सावित्रीबाई ने पोइट्री भी लिखी थी। उनकी दो इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन थी, काव्य फुले, भवन काशी सुबोध रत्नाकर। लीडरशिप आफ्टर ज्योतिराव देखते हैं। ज्योतिराव फुले के डेथ के बाद सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज की लीडरशिप संभाली और उसके रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया। अब गोपाल बाबा वेलिंगकर 1840 to 1900 को देखते हैं। गोपाल बाबा वेलिंगकर, जो गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाते हैं, उन्होंने दलित मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने दलित को सोशियो इकोनॉमिक ऑपरेशन से उठाने के लिए काफी काम किए और उन्हें दलित मूवमेंट का पॉइनर भी माना गया है, स्पेशली डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। बैकग्राउंड को देखते हैं। गोपाल बाबा वेलिंगकर महाराष्ट्र के महर कम्युनिटी से थे, जो एक लोअर कास्ट थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में आर्मी में भी सर्विस दी थी और 1886 में आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की तरफ अपना ध्यान दिया। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योतिराव फुले, वेलिंगकर को ज्योतिराव फुले से काफी प्रेरणा मिलती थी, जो दलित और बैकग्राउंड क्लासेस के लिए काफी काम कर रहे थे। वेलिंगकर ने भी दलित अपलिफ्टमेंट को अपना मिशन बनाया। विताल विध्वंसक 1888, वेलिंगकर ने 1888 में अपना मंथली जर्नल विताल विध्वंसक स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मिकल प्रैक्टिसेस और सेरेमोनियल पॉल्यूशन को क्रिटिसाइज किया। इस जर्नल का मेन एम था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को खत्म करना और दलित राइट्स को प्रमोट करना। विताल विधुवंसन 1889, उसके बाद उन्होंने एक पैम्पलेट भी पब्लिश किया, विताल विधुवंसन, जिसमें उन्होंने सेरेमोनियल पॉल्यूशन को एनिहिलेट करने की बात की थी। अनार्य दोष परिहार मंडली, वेलिंगकर ने अनार्य दोष परिहार मंडली भी बनाई थी, जिसका मेन एम था महर रिक्रूटमेंट को आर्मी में वापस लाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने महर कम्युनिटी को आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बंद कर दिया था। हिंदू धर्म दर्पण, उन्होंने हिंदू धर्म दर्पण नाम की एक बुक लिखी थी, जो हिंदुइज्म के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को चैलेंज करती थी और दलित अपलिफ्टमेंट के लिए रिफॉर्म्स की बात करती थी। कंट्रीब्यूशंस इन जनरल, वेलिंगकर ने सुधारक और दीनबंधु जैसे जनरल्स में भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कास्ट इशू को हाईलाइट किया था और दलित अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं किसान फागुजी बंसोद 1878 to 1946। किसान फुगजी बंसोद भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे, जो दलित एजुकेशन और दलित राइट्स के लिए काफी नाम कर रहे थे। उन्होंने दलित बॉयज और गर्ल्स के लिए एजुकेशन का प्रचार किया और उन्होंने जर्नल्स भी पब्लिश किए जो दलित इश्यूज को एड्रेस करते थे। किसान फुगुजी बंसोद भी एक महर फैमिली से थे और उनका फोकस था दलित एजुकेशन पर। उन्होंने चोखा मेला गर्ल्स स्कूल स्टेब्लिश की थी नागपुर में, जिसमें दलित गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती थी। जर्नल, बंसोद ने निराश्रित हिंद नगर, विठल विध्वंसक और मजूर पत्रिका जैसे जर्नल पब्लिश किए थे।
जिसमें उन्होंने दलित इशूज और सोशल रिफॉर्म्स को हाईलाइट किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस 1920। 1920 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी के रूप में काम किया था, जिसमें उन्होंने दलित राइट्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए आवाज उठाई थी। इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। किसान फुगुजी बंसोद को भक्ति कल्ट से भी प्रेरणा मिलती थी और उन्होंने ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज के आइडियाज को अपनाया था। ये मूवमेंट भी सोशल रिफॉर्म्स और दलित अपलिफ्टमेंट के लिए काफी एक्टिव थे। अब विठल रामजी शिंदे 1873 to 1944। विठल रामजी शिंदे एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर थे जो दलित राइट्स और एजुकेशन के लिए काफी काम कर रहे थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी डेडिकेट की थी। बैकग्राउंड। विठल रामजी शिंदे का जन्म मराठी फैमिली में कर्नाटका में हुआ था। उन्होंने तुकाराम, एकनाथ और रामदास जैसे स्पिरिचुअल लीडर के काम से प्रेरणा ली थी। उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण गोपाल भंदरकर और जीवी कोटकर के आइडियाज से भी हुआ था। प्रार्थना समाज। शिंदे ने प्रार्थना समाज ज्वाइन किया था, जिसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म करने और दलित अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किए। नाइट स्कूल 1905। 1905 में उन्होंने पुणे में एक नाइट स्कूल एस्टेब्लिश किया था, जिसमें अनटचेबल्स और डिप्रेस्ड क्लासेस के बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन 1906। शिंदे ने बॉम्बे में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन भी एस्टेब्लिश किया था, जिसका फोकस था एजुकेशन और अनटचेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। साउथ बोरग फ्रेंचाइज कमेटी 1919। शिंदे ने साउथ बोरग फ्रेंचाइज कमेटी के सामने दलित रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी। उन्होंने ये कहा था कि अनटचेबल्स को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। शिंदे ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था और उन्हें यरावदा सेंट्रल जेल में भी कैद किया गया था। भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न। शिंदे ने भारतीय अस्पृश्यता प्रश्न नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी के इशू को एड्रेस किया था और इसको खत्म करने के लिए रिफॉर्म्स की बात की थी। अब बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख 1823-92। गोपाल हरि देशमुख, जो लोखितवाड़ी के नाम से भी जाना जाते हैं, महाराष्ट्र के एक रेशनलिस्ट थे जो इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न और सेकुलर प्रिंसिपल पर बेस करने की बात करते थे। बैकग्राउंड। गोपाल हरि देशमुख ने अपनी जिंदगी में ब्रिटिश राज के अंदर जज के रूप में काम किया था, लेकिन उनका मेन फोकस सोशल रिफॉर्म्स पर था, जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और सोशल इक्वलिटी को चैलेंज किया। पेन नेम लोखितवाड़ी। उन्होंने अपने वीकली जनरल प्रभाकर में लोखितवाड़ी के पेन नेम से लिखा। इसमें उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स इशू को रेज किया और रेशनल थिंकिंग को प्रमोट किया। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। लोखितवाड़ी ने कास्ट सिस्टम को स्ट्रांगली अपोज किया और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ लिखा। उन्होंने सोशल और रिलीजियस इक्वलिटी का सपोर्ट किया और ये कहा कि सोसाइटी को रेशनल प्रिंसिपल पर बेस करना चाहिए। पीरियोडिकल्स। लोखितवाड़ी ने हेटेचू नाम का वीकली भी स्टार्ट किया था और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोखितवाड़ी जैसे पीरियोडिकल्स को भी एस्टेब्लिश किया था। इन पीरियोडिकल्स में उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स और मॉडर्न वैल्यूज को प्रमोट किया। अब गोपाल गणेश अगरकर 1856-95। गोपाल गणेश अगरकर एक और एजुकेशनलिस्ट थे जो सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन के फील्ड में काफी प्रभावित थे। बैकग्राउंड। गोपाल गणेश अगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया था। उन्होंने
फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया। केसरी जनरल अगरकर ने केसरी जनरल का पहला एडिटर बनने का काम किया था, जो लोकमान्य तिलक का जनरल था। इस जनरल में उन्होंने सोशल इशू, अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम पर लिखा था। सुधारक अगरकर ने सुधारक नाम का पीरियोडिकल भी स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ अपने वाइब्स दिए। ये पीरियोडिकल सोशल रिफॉर्म्स और इक्वलिटी की तरफ लोगों को जागरूक करता था। अब बात करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1866 टू 1915। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में एस्टेब्लिश की थी, एमजी रनाडे के सपोर्ट से। इसका मेन गोल था नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करना और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू इंडियन पीपल के ट्रू इंटरेस्ट को प्रमोट करना। इस्टेब्लिशमेंट गोखले ने इस सोसाइटी को 1905 में बनाया था, जिसका मेन एम था सेल्फलेस वर्कर को तैयार करना जो अपनी जिंदगी इंडिया के वेलफेयर के लिए डेडिकेट कर सके। हितावाड़ा इस सोसाइटी के व्यूज को प्रमोट करने के लिए हितावाड़ा नाम का जनरल 1911 में पब्लिश किया गया। यह जनरल सोसाइटी के सोशल और पॉलिटिकल व्यूज को स्प्रेड करता था। पोस्ट गोखले इरा गोखले के डेथ के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने 1950 में सोसाइटी के प्रेसिडेंट का रोल संभाला। अब सोशल सर्विस लीग को देखते हैं। सोशल सर्विस लीग को नारायण मल्हर जोशी ने गोखले के फॉलोवर के रूप में बंबई में एस्टेब्लिश किया था। इसका मेन एम था मासेस के लिविंग और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। एक्टिविटीज सोशल सर्विस लीग ने स्कूल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स, डे नर्सरीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया। ये लीग स्लम ड्वेलर्स के लिए भी काफी एक्टिविटीज करती थी, जैसे जिम्नेसिया, मेडिकल रिलीफ और सैनिटरी वर्क। पुलिस कोर्ट एजेंट लीग ने पुलिस कोर्ट एजेंट का भी काम किया, जिसमें उन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की थी और स्लम ड्वेलर्स के लिए एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1820 नारायण मल्हर जोशी ने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी स्टेब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने वर्कर के राइट्स को प्रमोट किया था। अब बात करते हैं रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण परमहंस, जिनका असली नाम गोदाधर चित्तोपाध्याय था, उन्होंने अपनी जिंदगी को स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस टॉलरेंस के प्रिंसिपल पर बेस किया। उनका मेन फोकस था रिन्यूसिएशन यानी कि त्याग और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, और उन्होंने ये सिखाया कि हर रिलीजन में अपना एक रास्ता है जो सबको गॉड तक ले जाता है। रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। मोनास्टिक लाइफ रामकृष्ण ने अपने डिसिप्लिन को रेनुंसिएशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बैंड ऑफ मॉन्क्स बनाया जो वेदांता के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दुनिया भर में उसका मैसेज स्प्रेड कर सके। वननेस ऑफ रिलीजन्स रामकृष्ण ने कहा, एज मेनी फेथ्स सो मेनी पाथ्स, मतलब हर धर्म अपने तरीके से गॉड तक पहुंचने का एक रास्ता है। इसलिए उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया और सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखा। इस सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी उन्होंने ये भी कहा, सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, मतलब अगर हम इंसानियत की सेवा करते हैं तो हम गॉड की भी सेवा कर रहे होते हैं। ये उनका प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी था। रामकृष्ण मैथ और मिशन को देखते हैं। रामकृष्ण मैथ ये ऑर्गेनाइजेशन परमहंस रामकृष्ण के डिसिप्लिन ने बनाई थी। इसका मेन गोल था उनके टीचिंग को प्रिजर्व करना और स्प्रेड करना। रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद ने 1897 में एस्टेब्लिश की थी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेलूर कलकत्ता के पास
में अपने हेडक्वार्टर के साथ काम करते थे। ये लीगली और फाइनेंशियली अलग हैं, लेकिन दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, स्पिरिचुअलिटी और सोशल सर्विस को प्रमोट करना। अब स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्ता, 1862 to 1902। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के टीचिंग को अपने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एडॉप्ट किया। उन्होंने अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिफॉर्म्स के बीच ब्रिज बनाने में लगाया। इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण, विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने उपनिषद, गीता, बुद्धा और जेसस से भी इंस्पिरेशन ली और वेदांता को रेशनल और सुपीरियर अप्रोच के रूप में प्रमोट किया। नियो हिंदुइज्म, विवेकानंदा ने नियो हिंदुइज्म को प्रमोट किया, जो ट्रेडिशनल हिंदुइज्म को मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से एडॉप्ट करता था। उनका मिशन था स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ के बीच एक कनेक्शन बनाना। यूनिटी ऑफ हिंदुइज्म और इस्लाम, विवेकानंदा ने यह मिशन रखा था कि हिंदुइज्म और इस्लाम का मिलन इंडिया के फ्यूचर के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों धर्मों के बीच की यूनिटी इंडिया को एक नई ताकत दे सकती है। सोशल एक्शन, विवेकानंद ने सोशल एक्शन को अपने टीचिंग में एक हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हम शिवा की पूजा करते हैं तो हमें ह्यूमैनिटी की सेवा भी करनी चाहिए। उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज और सोशल रिफॉर्म्स को भी अपनी टीचिंग का पार्ट बनाया। एम्ब्रेसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विवेकानंद ने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी अपने टीचिंग में इंक्लूड किया। उनका मानना था कि साइंस को ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। अब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, शिकागो, 1893। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के पार्लियामेंट में रिलीजन्स में अपने स्पीच दिए, जहां उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस और स्पिरिचुअलिज्म और मेटेरियलिज्म के बैलेंस की बात की। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, स्वामी विवेकानंद का ये स्पीच दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने अपनी बातों से इंडियन स्पिरिचुअलिटी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया। इंडियाज प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, विवेकानंद का एम था कि उनके स्पीचेस के जरिए इंडिया के पास्ट पर गर्व हो और इंडिया के फ्यूचर में कॉन्फिडेंस आए। उन्होंने अपने स्पीचेस में हिंदुइज्म के यूनिटी और डाउन ट्रोडन क्लासेस के अपलिफ्टमेंट पर जोर दिया। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती, 1824 to 1883। दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम मूलशंकर था, उनका जन्म गुजरात के मोरबी स्टेट में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल एक एस्केटिक की तरह अपने आप को ट्रूथ के लिए ढूंढने में बिताई। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को वैदिक प्रिंसिपल्स के अराउंड फोकस किया और इस जर्नी में काफी कुछ सीखे। आर्य समाज की स्थापना, 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में। आर्य समाज का मेन गोल था वैदिक प्रिंसिपल को अपना कर इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जवाब देना। बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट कर गया। आर्य समाज का मोटो था बैक टू दी वेदास, मतलब हम अपनी पुरानी वैदिक ट्रेडिशन को दोबारा अपनाए। उन्होंने ये भी कहा कि वेदास सबसे ऑथेंटिक सोर्स है और उनके जरिए हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती की टीचिंग और विजन को देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ में अपने विचार रखे। इसमें उन्होंने क्लासेस और कास्टलेस सोसाइटी का विजन दिया था। उनका मकसद था कि एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण जिसमें वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम ना हो और सबको बराबरी का अधिकार हो। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स को देखते हैं।
दयानंद ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने आप वेदास को समझने और इंटरप्रेट करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पुराण और इग्नोरेंट प्रीस्ट को क्रिटिसाइज किया जो लोगों को गलत ज्ञान दे रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, सोल एंड मैटर। दयानंद ने कहा कि गॉड, सोल और मैटर यानी कि प्रकृति अलग अलग और इटर्नल हैं। हर व्यक्ति को अपनी साल्वेशन खुद अपने कर्मों से हासिल करनी चाहिए, न कि किसी दूसरे के द्वारा। कर्म और रिनकार्नेशन, रिकार्नेशन का मतलब पुनर्जन्म। दयानंद ने नियति को रिजेक्ट किया लेकिन कर्म और रिनकार्नेशन को अपने टीचिंग में इंक्लूड किया। उनका मानना था कि इंसान अपने कर्म के अनुसार अपनी फ्यूचर लाइफ को सेव कर सकता है। चतुर्वर्ण। दयानंद ने चतुर्वर्ण को एक्सेप्ट किया लेकिन उनका कहना था कि ये मेरिट या ऑक्यूपेशन के बेसिस पर होना चाहिए, न कि बर्थ के आधार पर। अब आर्य समाज के 10 गाइडलाइन प्रिंसिपल को देखते हैं। आर्य समाज ने अपने प्रिंसिपल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी थी। गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, भगवान ही ज्ञान का मूल स्रोत है। वर्शिप ऑफ अल्मिटी, भगवान की पूजा करना। वेदास को अपना धार्मिक मार्ग और ज्ञान का स्रोत मानना। भगवान का एक पितृत्व है जो सबको अपना बनाता है। सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं। पुरुष और महिला के बीच बराबरी का अधिकार। न्याय और इंसाफ का पालन करना। अब सोशल रिफॉर्म्स बाय दयानंद सरस्वती को देखते हैं। मैरिज रिफॉर्म। दयानंद ने मिनिमम इन मैरिज एक्ट को फिक्स किया। उन्होंने बॉयज के लिए 25 साल और गर्ल्स के लिए 16 साल की उम्र रखी थी। एजुकेशन। दयानंद ने एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी 1886 में लाहौर में। ये कॉलेज इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्न सब्जेक्ट्स को प्रमोट करता था। शुद्धि मूवमेंट। दयानंद ने शुद्धि मूवमेंट शुरू किया जिसका मेन गोल था क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से कन्वर्ट हुए लोगों को हिंदुइज्म में वापस लाना। यह मूवमेंट उनके विजन का हिस्सा था जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म को प्योर और ओरिजिनल रूप में रिस्टोर करना चाहा। स्प्लिट इन डीएवी कॉलेज। 1893 में डीएवी कॉलेज में दो ग्रुप बन गए थे, कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी। कॉलेज पार्टी में लाला हंसराज और लाला लजपत राय थे जो इंग्लिश एजुकेशन और नॉन वेजिटेरियन डाइट को सपोर्ट करते थे। महात्मा पार्टी में गुरु दत्ता विद्यार्थी और लाला मुंशी राम थे जो इंडिजिनस एजुकेशन और वेजिटेरियनिज्म को प्रीफर करते थे। ये स्प्लिट उनके सर्कुलेशन के डिफरेंसेस की वजह से हुआ। अब दयानंद सरस्वती की लेगेसी को देखते हैं। दयानंद सरस्वती का सबसे बड़ा योगदान था हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म लाना। उन्होंने अपने टीचिंग के जरिए वैदिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया और कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। उनका विजन एक कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी का था जिसमें सभी लोग बराबर हो। आर्य समाज ने वुमेन्स राइट्स, एजुकेशन और सोशल इक्वलिटी को प्रमोट किया और उन्होंने अनटचेबिलिटी को भी स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने शुद्धि मूवमेंट के जरिए हिंदुइज्म को अपने असली रूप में रिस्टोर करने की कोशिश की और अपने रिफॉर्म्स के जरिए इंडियन सोसाइटी में एक नई सोच को जन्म दिया। अब बात करते हैं सेवा सदन 1908। ब्रह्मजी एम मालाबारी और दीवान दयाराम गुरु गिदुमल ने सेवा सदन की स्थापना 1908 में की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो वुमेन्स वेलफेयर के लिए काम करती थी। इसका मेन फोकस था डिस्कार्टेड और एक्सप्लॉयटेड वुमेन्स को एजुकेशन, मेडिकल केयर और वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करना। ये वुमेन हर कास्ट से थी जो सोसाइटी में नेग्लेक्ट होती थी। बेहरामजी मालाबारी ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पास करने में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। इस एक्ट का मेन पर्पस था चाइल्ड मैरिज को रोकना और वुमेन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करना। बेहरामजी मालाबारी ने इंडियन स्पेक्टेटर मैगजीन को एक्वायर किया और
उसका एडिट करना शुरू किया। ये मैगजीन भी उनकी सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने में मददगार थे। अब देव समाज 1887। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना लाहौर में 1887 में की थी। इस समाज का मेन फोकस था इटर्नल सोल कॉन्सेप्ट और गुरु सुप्रीमेंसी। ये समाज ने राइटियस एक्शन और आइडियल सोशल बिहेवियर को प्रमोट किया। ये समाज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को एम्फेसाइज करता है, जैसे ब्रेवरी से बचना, इंटॉक्सिकेंट से दूर रहना, नॉन वेजिटेरियन फूड से बचना, नॉन वायलेंस को अपनाना। देवशास्त्र उनकी टीचिंग को कंपाइल करने वाले ग्रंथ था। इस समाज ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी अपना स्टैंड लिया था और यह समाज सोशल रिफॉर्म की तरफ भी काफी फोकस था। अब धर्म सभा 1830। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना 1830 में की थी। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी जो सोशियो रिलीजियस स्टेटस क्वो को प्रेजेंस करने की कोशिश करती थी। ये समाज पुरानी ट्रेडिशन को मेंटेन करना चाहती थी और इसलिए सती के एवोल्यूशन के खिलाफ थी। धर्म सभा ने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, लेकिन ये सोसाइटी ज्यादा ट्रेडिशनल थी और रिफॉर्म्स को अपोज करती थी जो सोसाइटी को बदलना चाहते थे। अब भारत धर्म महामंडल 1902। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1902 में की थी। ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने और हिंदू एजुकेशन को प्रमोट करने का काम करते थे। इसका मेन गोल था ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को डिफेंड करना, खासकर उन ग्रुप्स के अगेंस्ट जो रिफॉर्म्स और मॉडर्न आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे। भारत धर्म महामंडल ने अपनी एक्टिविटी को एक्सपेंड किया और आर्य समाजिस्ट, थियोसोफिस्ट और रामकृष्ण मिशन जैसे मूवमेंट के खिलाफ अपना स्टैंड लिया। ये ऑर्गेनाइजेशन हिंदुइज्म को अपनी पुरानी रूप में मेंटेन करने का काम करती थी और इसके कई छोटी ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर भी हुआ, जैसे सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद, धर्म महामंडली। अब राधा स्वामी मूवमेंट 1861। तुलसीराम या शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी मूवमेंट की स्थापना 1861 में की थी। यह मूवमेंट स्पिरिचुअल आइडियाज को प्रमोट करता है, जैसे वन सुप्रीम बीइंग का बिलीव, गुरु सुप्रीमेंसी, सत्संग, सिंपल सोशल लाइफ को फॉलो करना। इस मूवमेंट का बिलीव था कि सभी रिलीजन सच्चे हैं, लेकिन उनका टेम्पल, श्रीन और सेक्रेड प्लेस में कोई विश्वास नहीं था। यह मूवमेंट स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करता था और रिचुअल को थोड़ा इग्नोर करता था। अब बात करते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट 1888। श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट की स्थापना 1888 में की थी। यह मूवमेंट केरला में इजावा कम्युनिटी के लिए था। इजावास एक बैकवर्ड कास्ट थी जो टोडी टैपिंग का काम करती थी। इन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, एजुकेशन की एक्सेस नहीं थी और उन्हें टेम्पल्स में एंट्री भी नहीं मिलती थी। नारायण गुरु ने अरुविपुरम में शिवालिंगा इंस्टॉल करके एक बड़ा रिवॉल्यूशन शुरू किया, जिसमें उन्होंने हायर कास्ट के मोनोपोली को चैलेंज किया जो आइडल कॉन्सेक्रेशन करते थे। ये एक्ट उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ किया था। इस मूवमेंट में पोएट कुमारन असन भी जुड़े थे और 1889 में अरुविपुरम क्षेत्र योगम बनाया गया, जिसका मेन एम डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना था। 1903 में एसएनडीपी योगम रजिस्टर किया गया, जिसका मेन गोल था इजावास को मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देना। नारायण गुरु का बिलीफ था कि सभी रिलीजन्स में इक्वलिटी होनी चाहिए और उन्होंने कास्ट, रेस और क्रीड के बेस पर हो रही
विसी प्रैक्टिस को कंडेम किया। योगम ने इजावा के राइट्स को प्रमोट किया, जैसे स्कूल में एडमिशन, गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट, टेम्पल एंट्री और रोड्स का एक्सेस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब वो कलिंगा संघा 1905। वो कलिंगा संघा एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था जो मैसूर में 1905 में शुरू हुआ। ये मूवमेंट प्रिवेलिंग सोशल हायरार्की को चैलेंज करता था, जिसमें ब्राह्मण्स डोमिनेंस को तोड़ने की कोशिश की गई थी। टी बयाना इस मूवमेंट के पहले प्रेसिडेंट थे और कृष्णा राजा वोदेयर फोर और वीपी माधवा राव इसके पेट्रोन और वाइस पेट्रोन थे। ये एसोसिएशन ने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के खिलाफ अपना स्टैंड लिया और वोकालिंगा कम्युनिटी को सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया। जस्टिस मूवमेंट 1917। जस्टिस मूवमेंट 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू हुआ, जिसका मेन एम था नॉन ब्राह्मण्स को जॉब्स और लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन दिलवाना। यह मूवमेंट सीएन मुदालियर, टीएम नायर और पी त्यागराजा ने लीड किया था। इस मूवमेंट ने लोअर कास्ट के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की थी, ताकि उनका वॉइस लेजिस्लेचर में सुनाई दे। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसका मेन फोकस था नॉन ब्राह्मण्स कम्युनिटीज को इक्वल राइट्स देना। अब सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1920। ईवी रामास्वामी नेकर ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी 1920s में, जो बालिजा नायडू कास्ट से थे। इस मूवमेंट का मेन गोल था ब्राह्मणिकल रिलीजन और कल्चर को रिजेक्ट करना, जो उनके हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन का एक टूल था। इस मूवमेंट ने ब्राह्मण्स प्रीस्ट के बिना वेडिंग को फॉर्मलाइज किया। यह मूवमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट और इक्वलिटी को प्रमोट करता था और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था। अब मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892। विशेषलिंगम पंतुलु ने मद्रास हिंदू एसोसिएशन को 1892 में बनवाया था। ये एक सोशल प्यूरिटी मूवमेंट था जो देवदासी सिस्टम और विडो ऑपरेशन के खिलाफ था। देवदासी सिस्टम में गर्ल्स को टेम्पल में डेडिकेट किया जाता था, जिसे एक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन माना जाता था। इस मूवमेंट ने विडोज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने और सोशल प्यूरिटी को प्रमोट करने का काम किया। अब बात करते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1924, 1931, 1936, 1938। टेम्पल एंट्री मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जो अनटचेबल्स को हिंदू टेम्पल्स में एंट्री दिलाने के लिए चला था। इस मूवमेंट का मेन एम था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए और अनटचेबल्स को भी टेम्पल एंट्री का हक मिले। चलिए समझते। 1924 वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह का शुरुआत केपी केशवा ने की थी, जो एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे। इस मूवमेंट का मेन डिमांड था कि अनटचेबल्स को हिंदू टेम्पल्स और रोड में एंट्री मिले। यह मूवमेंट ट्रेवेनकोर के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था। इस मूवमेंट को सपोर्ट देने के लिए जथास पंजाब और मदुराई से आए थे। गांधी ने भी इस मूवमेंट में सपोर्ट किया और केरला का टूर किया, जिसमें उन्होंने वैकोम सत्याग्रह के लिए अपना सपोर्ट दिया। 1931 गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर सत्याग्रह का लीड के केलापन ने किया और पोएट सुब्रमण्यम तिरुमंदु ने 16 वॉलंटियर्स के साथ गुरुवायूर टेम्पल में एंट्री की कोशिश की। इस मूवमेंट में पी कृष्णा पिलाई और ए.के. गोपालन भी शामिल थे। ये मूवमेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था और अनटचेबल्स को टेम्पल एंट्री दिलाने के लिए था। 1936 प्रोक्लेमेशन बाय महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर। 1936 में महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ने टेम्पल एंट्री के लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, जिसमें अनटचेबल्स को टेम्पल में एंट्री देने की बात की गई थी।
ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। 1938 स्टेप्स इन मद्रास। श्री राजा गोपालाचारी की एडमिनिस्ट्रेशन ने मद्रास में भी टेम्पल एंट्री के लिए स्टेप्स दिए। इससे अनटचेबल्स को टेम्पल्स में एंट्री मिलने का रास्ता मिला। अब बात करते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का फाउंडेशन एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने 1887 में किया था। यह कॉन्फ्रेंस हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मद्रास में होती थी। इसका मेन एम था सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशल रिफॉर्म विंग के रूप में काम करना। प्लेज मूवमेंट को शुरू किया गया था, जिसमें लोग से चाइल्ड मैरिज के खिलाफ प्लेज लेने की अपील की गई थी। कॉन्फ्रेंस ने इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट किया और पोलीगेमी और कुलनिज्म यानी कि ओल्ड मैन मैरिंग यंग गर्ल्स के खिलाफ अपना स्टैंड किया। ये कॉन्फ्रेंस सोशल इशू को हाईलाइट करने और उनके सॉल्यूशन पर फोकस करते थे। अब बात करते हैं वहाबी वालिउल्लाह मूवमेंट 18th सेंचुरी। वहाबी मूवमेंट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो अब्दुल वहाब और शाह वालिउल्लाह के टीचिंग से इंस्पायर था। इसका मेन गोल था इस्लाम को पुरानी टीचिंग के हिसाब से वापस लाना और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और डिजेनरेशन को खत्म करना। शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बेरेलवी ने वहाबी टीचिंग को पॉपुलराइज किया और इस मूवमेंट को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिया। इनिशियली ये मूवमेंट सिख्स के खिलाफ था, लेकिन जब ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स किया 1849 में, तो ये मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। 1857 के रिवोल्ट में वहाबीज ने एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब बात करते हैं टीटू मीर मूवमेंट 1831। टीटू मीर, जिनका असली नाम सैयद मीर निसार अली था, एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे जो वहाबिज्म के फॉलोवर थे। उन्होंने शरिया प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया था जो बंगाल के मुस्लिम पीजेंट्स को हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ यूनाइट करता था। टीटू मीर ने सैयद अहमद ब्रेलवी से इंस्पायर ली थी, जो एक प्रोमिनेंट वहाबी लीडर थे। इस मूवमेंट का मेन एम था शरिया लॉ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना और हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। यह मूवमेंट उतना मिलिटेंट नहीं था जितना कि कुछ लोग समझते थे, लेकिन 1831 में ब्रिटिश पुलिस के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन के बाद टीटू मीर की मौत हो गई। टीटू मीर्स मूवमेंट को एक एंटी कॉलोनियल और एंटी फ्यूडल मूवमेंट के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मुस्लिम पीजेंट्स को अपने हक के लिए लड़ने के लिए जागृत किया गया। अब बात करते हैं फराइजी मूवमेंट 1819। फराइजी मूवमेंट का फाउंडेशन हाजी शरीयतुल्लाह ने 1890 में ईस्ट बंगाल में रखा था। इस मूवमेंट का एम था उन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को खत्म करना जो लोगों के जीवन में घुस गई है। हाजी शरियतुल्लाह ने इस्लामिक रिफॉर्म्स को प्रमोट करते हुए ईस्ट बंगाल में एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट को उनके बेटे दुदू मियां ने 1840 में रिवॉल्यूशनरी बना दिया, जब उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स और इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई। दुदू मियां ने इस मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया, जिसमें हर लेवल पर एक खलीफा रखा गया जो हर लेवल पर मूवमेंट को लीड करता था। अब बात करते हैं अहमदिया मूवमेंट 1889। अहमदिया मूवमेंट को मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में इंडिया में शुरू किया था। ये एक लिबरल और रिफॉर्मिस्ट इस्लामिक मूवमेंट था जो मोहम्मदन रेनेसेंस के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया मूवमेंट को यूनिवर्सल रिलीजन के प्रिंसिपल्स पर बेस किया।
जिसमें वुमेन राइट्स, टॉलरेंस और वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इस मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट बिलीफ था कि मिर्जा गुलाम अहमद को मेसिया के रूप में भेजा गया था, जो रिलीजियस वार और ब्लड शेड को खत्म कर सके। अहमदिया मूवमेंट ने जिहाद को अपोज किया और इस्लामिक टीचिंग को एक मॉडर्न और पीसफुल पर्सपेक्टिव से देखा। ये मूवमेंट मॉस्क को स्टेट से अलग करने की बात करता था, जिसमें सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को प्रमोट किया गया। अब सर सैयद अहमद खान 1817 to 98। सर सैयद अहमद खान एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो अपने समय के सोशल रिफॉर्मर्स और एजुकेशनलिस्ट थे। उनका लाइफ काफी इंटरेस्टिंग और इन्फ्लुएंस था और उन्होंने अपने टाइम के इश्यूज को समझने और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट थे। उन्होंने जुडिशियल सर्विस में काम किया और अपनी सर्विस के लिए 1888 में नाइटहुड भी रिसीव किया। इसका मतलब है कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाया था, जो उनके लेटर आइडियाज को इन्फ्लुएंस करता था। एजुकेशन और रिलीजन का इंटीग्रेशन। सर सैयद का मेन एम था वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को कुरानिक टीचिंग के साथ रिकॉन्साइल करना। उनका यह मानना था कि रिलीजन को टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए, वरना वो पुरानी और इरिलेवेंट हो जाती है। पर उन्होंने कुरान को फाइनल अथॉरिटी माना था और ये कहा था कि रिलीजियस टेनेंट इम्यूटेबल नहीं होते, उन्हें समय के हिसाब से समझना चाहिए। वुमेन्स राइट। सर सैयद ने वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया और पर्दा और पॉलीगेमी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने इजी डाइवोर्स को भी सपोर्ट किया और पीढ़ी और मुर्दी सिस्टम को कंडेम किया। ये सब उनके सोशल रिफॉर्म्स का हिस्सा था। यूनिटी ऑफ रिलीजन। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच यूनिटी को प्रमोट किया और कहा कि दोनों कम्युनिटीज के कॉमन इंटरेस्ट हैं। ये एक प्रैक्टिकल मोरलिटी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टेब्लिश किया। इस कॉलेज का मेन पर्पस था मुस्लिम को वेस्टर्न एजुकेशन और मॉडर्न स्किल से ट्रेन करना, ताकि उन्हें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिल सके। तारीफ उल अखलाक। उन्होंने अपने आइडियाज को तारीफ उल अखलाक मैगजीन के जरिए प्रोपेगेट किया। यह मैगजीन मैनर्स और मोरलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। डिवाइड एंड रूल। सर सैयद ने मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए हिंदू मुस्लिम डिवाइड को भी बढ़ावा दिया। ये उनकी लेटर ईयर में चेंज आया जब उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की थी। अब बात करते हैं देवबंद स्कूल 1866। देवबंद स्कूल एक इम्पॉर्टेंट इस्लामिक इंस्टीट्यूशन था, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के द्वारा 1866 में सहारनपुर में स्टेब्लिश किया गया था। इस स्कूल का मेन एम था प्योर कुरानिक टीचिंग को प्रोपेगेट करना और जिहाद की स्पिरिट को सस्टेन करना। कुरानिक टीचिंग और जिहाद को देखते हैं। देवबंद स्कूल ने कुरानिक टीचिंग को अपने कोर प्रिंसिपल के रूप में रखा और जिहाद को प्रमोट किया। ये स्कूल ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के लिए जाना जाता था। सैयद अहमद खान के खिलाफ फतवा को देखते हैं। देवबंद स्कूल ने 1888 में सैयद अहमद खान के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के खिलाफ फतवा इशू किया। ये उनके रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को अपोज करने का तरीका था। नेशनलिज्म और इस्लामिक प्रिंसिपल्स। महमूद उल हसन ने इस्लामिक प्रिंसिपल और नेशनलिस्ट एस्पिरेशन का एक सिंथेसिस डेवलप किया। उन्होंने मुस्लिम पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट्स को प्रमोट करने की बात की। इसके अलावा सिविली
नुमानी ने इंग्लिश लैंग्वेज और यूरोपियन साइंस को एक्सेप्ट किया और हिंदू मुस्लिम कॉरपोरेशन को प्रमोट किया। नदवातुल उलामा, शिबली नुमानी ने नदवातुल उलामा और दारुल उलूम को लखनऊ में स्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के आइडियाज को सपोर्ट किया और हिंदू मुस्लिम कॉरपोरेशन की बात की। अब बात करते हैं पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स 1851। पारसी कम्युनिटी ने अपने रिलीजन और सोशल कंडीशन को बेटर बनाने के लिए 1851 में एक रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट का नाम था राहनुमाई मज्लिसन सभा। ये मूवमेंट मेनली इंग्लिश एजुकेटेड पारसी के द्वारा स्टार्ट किया गया। पर्पस ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं। जोरोएस्ट्रियन रिलीजन को अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करना, पारसी कम्युनिटी के सोशल कंडीशन को इंप्रूव करना। नारोजी फुरदोंजी और दादा भाई नरोजी, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बने, केआर कमा और एसएस बंगाली भी इस मूवमेंट में इंपॉर्टेंट लीडर थे। रिफॉर्म में से राष्ट्र गोप्तर नाम का एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया गया था, जिसका मतलब है ट्रूथ टेलर। इस न्यूज़पेपर के जरिए लोगों को रिफॉर्म के बारे में जागरूक किया गया। अब जेरोस्ट्रियन रिलीजन का मतलब देखते हैं। ये एक पुरानी पर्शियन रिलीजन है जिसमें फायर वर्शिप और अहुरा मजदा को सुप्रीम गॉड माना जाता है। अब बात करते हैं सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट। सिख कम्युनिटी ने भी अपनी रिलीजन और सोशल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए कई मूवमेंट्स चलाए, जिसमें से सिंह सभा मूवमेंट और अकाली मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट थे। चलिए समझते हैं। सिंह सभा मूवमेंट 1873। सिख कम्युनिटी को मॉडर्न एजुकेशन देने का पर्पज था। इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज, आर्य समाजिस्ट, मुस्लिम मौलवीज और ब्रह्मो समाज के प्रोसेलाइटिजिंग एक्टिविटी का काउंटर करता था। एक्टिविटीज को देखते हैं। खालसा स्कूल का नेटवर्क स्टेब्लिश किया गया था पंजाब में, जहां सिख बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी। इस मूवमेंट का मेन एम था सिख आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। इसमें की फिगर्स थे जैसे महान सिंह और गुरमुख सिंह जैसे लीडर ने इस मूवमेंट को लीड किया। अब अकाली मूवमेंट, इसके पर्पज को देखते हैं। गुरुद्वाराज को उदासी महंत के कंट्रोल से फ्री किया, सिख रिलीजियस प्रैक्टिस को रिस्टोर करना और सिख मासेस को कंट्रोल देना। एक्टिविटीज, अकाली मूवमेंट ने नॉन वायलेंट नॉन कॉरपोरेशन का अप्रोच अपनाया, जिसमें उन्होंने गुरुद्वाराज के मैनेजमेंट में करप्ट महंत को हटाकर सिख कम्युनिटी को कंट्रोल दिया। 1921 में अकाली मूवमेंट ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। गुरुद्वाराज एक्ट 1922। गवर्नमेंट ने गुरुद्वाराज एक्ट 1922 पास किया, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कंट्रोल दिया गया। इस एक्ट ने सिख कम्युनिटी को अपने गुरुद्वाराज के मैनेजमेंट में डायरेक्ट कंट्रोल दिया। अब बात करते हैं थियोसोफिकल मूवमेंट 1875। द थियोसोफिकल मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स मूवमेंट था जो इंडियन थॉट्स और कल्चर के से इंस्पायर था। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में न्यूयॉर्क सिटी में मैडम एचपी ब्लावत्स्काय और कॉलोनेल एमएस ऑकॉट ने किया। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। फाउंडेशन एंड आइडियल्स। थियोसोफिकल सोसाइटी का एम था स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रमोट करना और इंडियन फिलोसफीज को समझना। ये सोसाइटी रेनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म और कर्म जैसे हिंदू कॉन्सेप्ट को अपनाती थी। ये आइडियाज उपनिषद, योगा और वेदांता से इंस्पायर थे। ये इस मूवमेंट ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया और विडो की कंडीशन को इंप्रूव करने की कोशिश की। इसमें की फिगर्स थे जैसे मैडम ब्लेवेट्स्का और कॉलोनेल ऑकॉट।
ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। 1882 में यह सोसाइटी अपने हेडक्वार्टर्स को एडियार, मद्रास शिफ्ट कर गई। एनी बेसेंट ने 1907 में प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किया और इंडिया आई। उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1898 में बनारस में स्टेब्लिश किया, जो आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गई 1916। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 टू 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मेन एम था कास्ट सिस्टम को खत्म करना और इक्वलिटी को प्रमोट करना। आइए की फीचर्स को देखते हैं। अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल्स। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन काफी कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ गुजरा। उन्होंने अपनी लाइफ में अनटचेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन को एक्सपीरियंस किया। जर्नलिज्म एंड पब्लिकेशन। उन्होंने मुख्य नायक 1920 नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जो अनटचेबल सोशल डिवीजन को एड्रेस करता था। बहिष्कृत भारत 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का दूसरा न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जो डिप्रेस क्लासेस के राइट्स को डिफेंड करता था। ऑर्गेनाइजेशन। बहिष्कृत हितकारिणी सभा को 1924 में बनाया जिसका मोटो था एडुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। ये ऑर्गेनाइजेशन मास मोबिलाइजेशन पर फोकस करता था। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज किया जो शेड्यूल्ड कास्ट के राइट्स को प्रमोट करता था। पॉलिटिकल मूवमेंट। डॉक्टर अंबेडकर ने इक्वलिटी और कास्ट सिस्टम को एबोलिश की बात की। उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काफी कैंपेन किए। लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन उन्होंने बनवाया जिससे डिप्रेस क्लासेस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। एक्टिविज्म। महद सत्याग्रह 1927 में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ नॉलेज के लिए अनटचेबल्स को एम्पावर किया। इस सत्याग्रह में उन्होंने पब्लिक वाटर टैंक का एसेस अनटचेबल्स के लिए ओपन करने की कोशिश की। मनुस्मृति को दिसंबर 1927 में सिंबॉलिकली बंद किया जिसमें उन्होंने कास्ट इनइक्वलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया।